Hello friends, welcome to my YouTube channel once again, that is Study Hub. Today we are going to talk about the life processes, which is a chapter of class 10 science. This chapter is very much lengthy and it is very important also. I have made this video for my class 10th students as they are sitting in home due to coronavirus. You must learn all these things included in life processes because it is a very lengthy chapter and important also. So let's start this video, that is life processes. लाइफ प्रोसेसेस एज द नेम सजेस्ट कि लाइफ प्रोसेसेस में हम वो सारी प्रोसेसेस पढ़ेंगे जो हमारी लाइफ की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो कुछ लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करते हैं जिसमें ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन आएगी, जिसे हम टर्न बाय टर्न इस वीडियो में या आगे आने वाली कुछ वीडियोज़ में पढ़ेंगे. टुडे आई हैव कवर्ड द टॉपिक ऑफ डाइजेशन एंड न्यूट्रिशन. सो बेसिकली अगर हम बात करें, जितनी भी प्रोसेसेस जो हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अलाइव रखती हैं और हमारी बॉडी मेंटेनेंस करती हैं, दे आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस. लाइफ प्रोसेसेस को फर्दर 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. हमारी ग्रोथ जो कि मास या नंबर में हो सकती है, हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम विच इन्वॉल्व्स डाइजेशन, हमारा सांस लेने का सिस्टम दैट इज़ रेस्पिरेशन, हमारे ब्लड का सर्कुलेशन वाला सिस्टम दैट इज़ सर्कुलेशन, एंड हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल्स को एक्सक्रीट करने वाला सिस्टम दैट इज़ एक्सक्रीटरी सिस्टम और द प्रोसेस कॉल्ड एक्सक्रीशन. ये पांचों ही प्रोसेसेस दे आर इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी सिस्टम. अगर इनमें से एक भी प्रॉब्लम में आ जाए तो वी आवर बॉडी विल गो इन सर्टेन बैड कंडीशंस, जिससे कि हम रिकवर होने में काफ़ी टाइम ले सकते हैं या समटाइम्स इट लीड्स टू डेथ. फॉर एग्जांपल, फेलियर ऑफ अ किडनी विच इज़ इन्वॉल्व्ड इन द एक्सक्रीशन प्रोसेस. If somehow it is damaged, our body will ultimately shut down. So these are the life processes which are responsible for the maintenance of a person's life. Let's start with the nutrition. Nutrition is a very basic चीज़ जो आप लोग फूड ऑब्टेन करते हैं, हम खाना खाते हैं, that is called as nutrition, और उसके अंदर हमें न्यूट्रिएंट्स की इन्वॉल्वमेंट देखते हैं. बट इन प्लांट्स एंड इन एनिमल्स, जो कि इस पूरे यूनिवर्स में लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, या तो प्लांट्स या तो एनिमल्स या फिर काफ़ी सब कैटेगरीज जो कि इसमें आती हैं या इससे भी कम में आती हैं, तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है वो डिफरेंट तरीके का होता है. फॉर एग्जांपल, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं. ऑटो का मतलब होता है सेल्फ एंड ट्रॉफिक का मीन्स होता है न्यूट्रिशन, यानी कि प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन खुद करते हैं, अपना खुद बनाते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं. whereas animals, they are heterotrophs because they depend on others for their food, especially plants. सारी जगह पर सारे organisms, सारे human beings, they are dependent on the plants for the nutrition. So सभी लोग heterotrophic होते हैं, सभी animals heterotrophic होते हैं except plants which are autotrophic. Now what is special about the nutrition? हम nutrition क्यों लेते हैं, हमें खाना क्यों चाहिए होता है? I have written here 4 key points. फर्स्ट ऑफ ऑल, वी हैव टू obtain certain एनर्जी ताकि हम डेली के टास्क कर सकें. सेकेंडली, अगर वो हमें एनर्जी नहीं भी मिलती तो हमें अपनी ग्रोथ के लिए इन मटेरियल्स की ज़रूरत है. थर्ड, इफ़ आवर बॉडी गेट डैमेज फ्रॉम समथिंग, टू रिपेयर द बॉडी पार्ट्स वी नीड सम energy which is acquired only by the nutrients. And the most important to carry out the life processes जो कि मैंने चार्ट में शो की हैं, these are the life processes. Firstly, nutrition, जिसका मतलब है the obtainance of food. Transportation, it means the movement of blood or other essential elements from one part of the body to another. Respiration, which means the exchange of gases. Excretion, which means the removal of waste material. Reproduction, it means the maintenance of the species. And metabolism का मतलब होता है the number of chemical reactions which are continuously occurring inside our body, ताकि वो आपकी बॉडी का बैलेंस मेंटेन कर सके. मेनली ये 2 तरह का होता है. इफ़ समथिंग सिंपल सब्सटेंस इज़ कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स, तो इसे हम कहते हैं एनाबॉलिज्म. बट अगर कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपलर में कन्वर्ट होती है तो उसे हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म. तो मेटाबॉलिज्म के भी 2 टाइप्स होते हैं, रिमेंबर. मेरे कुछ स्टूडेंट्स को ये पता है बिकॉज आई ऑलवेज यूज टू टेल देम वेन एवर आई टीच देम मेटाबॉलिज्म, आई ऑलवेज टेल देम द कैटेगरीज ऑफ मेटाबॉलिज्म सो दैट दे गेट द इमेज ऑफ दैट थिंग कि व्हाट इज़ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. इसका एक एग्जाम्पल भी मैं हमेशा देती हूँ. दैट इज़, अगर हम आगे जैसे हम डाइजेशन पढ़ेंगे उसमें आई विल टेल यू कि प्रोटीन से अमाइनो एसिड बने तो एक कॉम्प्लेक्स चीज़ से सिंपलर सब्सटेंस बन रही है तो इसे कैटाबॉलिज्म कहते हैं.
सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हमारे पास हैं दो तरह के, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक. ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट ऑटोट्रॉफिक मीन्स ऑटो मीन्स सेल्फ न्यूट्रिशन. अगर हम किसी और पे डिपेंड नहीं करते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं, फॉर एग्जांपल ये खाना खुद किचन में जाके बनाने वाला खाना नहीं है. इट मीन्स कि अगर हम अपने ही बॉडी से अपना खाना प्रिपेयर करें, फॉर एग्जांपल प्लांट्स. सो प्लांट्स क्या करते हैं, वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं, जो कि हम वेरी 6th 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे. हेटरोट्रॉफिक मोड में, ऑटोट्रॉफिक में नॉट ओनली ग्रीन प्लांट्स आर देयर, सर्टेन ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज आर ऑल्सो देयर जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं. तो रिमेंबर दिस थिंग कि ग्रीन प्लांट्स के अलावा दे आर सर्टेन बैक्टीरियाज विच कैन मेक देयर फूड बाय देमसेल्व्स. सो दे also fall in the category of autotrophic nutrition. Next is heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition further 3 types का होता है based on कि कौन से animals में हो रहा है. For example carnivores अपना खाना animals को खाकर लेते हैं. Herbivores plants eat करते हैं, जैसे cow, deer, rabbit हो गया. Omnivorous दोनों खा लेते हैं. For example crow, human beings, dogs, sparrows ये सारा कुछ खा लेते हैं. फ्लैश भी खा लेते हैं और प्लांट्स भी. तो दे फॉल इन द कैटेगरी ऑफ ओमनिवर्स. नाउ न्यूट्रिशन की बात करें, ये तो हमने बताया कि वो किस किस सोर्स से अपना खाना खाते हैं. नेक्स्ट इज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के टाइप्स क्या हैं. दे आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. एनानॉमसली दे आर 3 टाइप्स, बट इन ब्रॉड कैटेगरी दे आर ऑफ 2 टाइप्स, सेपरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन. अब उसके लिए मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है, बट उससे भी पहले हम एक एग्जाम्पल की बात करेंगे, दैट इज़ अमीबा. अमीबा जो है वो अपना खाना कैसे लेता है. दिस इज़ अ न्यूक्लियस एंड दिस इज़ अ फूड पार्टिकल विच इज़ आउटसाइड द बॉडी ऑफ अमीबा. अमीबा प्रिपेयर्स अ फॉल्स फीड, जिसे हम स्यूडोपोडिया कहते हैं, एंड इट एंट्रैप्स द food particle inside this pseudopodia and gradually closes the pseudopodia, and when this food particle enters inside it, it engulfs it, uses the material, and then what is the waste material is being excreted out again through the pseudopodia, which opens at the end of the process. So it is broadly classified into, when we intake a food, this is called ingestion. When we keep inside the food and digest it, it is called as digestion. That is step number 2. Third is absorption. It means whatever we have digested, we will absorb it into the cells. And then assimilation, that is the 4th step, in which the food material which is being absorbed, it is gone through different body parts in order to assimilate and utilize this material into the various body parts. And the final step is egestion, which involves the excretion of the waste material from the body. नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज सेपरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. सेपरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है जब हम न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन. फॉर एग्जांपल आप अपने किचन का वेस्ट फेंक देते हैं सॉइल में, and after some time, after 7 to 8 days, you will see there is no waste material which is being thrown by you. So वो कहाँ गया वो फूड मटेरियल. जितने भी सॉइल में बैक्टीरिया फंगस प्रेजेंट थे या कोई सेपरोट्रॉफ्स प्रेजेंट थे, मेनली बैक्टीरिया और फंगस ही होते हैं, वो सारा कॉम्प्लेक्स मटेरियल सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं एंड एनगल्फ्स देम, लिविंग बिहाइंड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्रेसेस ऑफ दैट मटेरियल. तो ऐसे न्यूट्रिशन को हम सेपरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बैक्टीरिया ही है. सेकेंडली, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अब पैरासाइट की बात करें तो पैरासाइट की एक खासियत है. पैरासाइट क्या करता है, वो या तो आपकी बॉडी के ऊपर रहता है या वो आपकी बॉडी के इनसाइड जाता है और आपसे न्यूट्रिशन को डिराइव करता है. तो जो बॉडी के ऊपर रहते हैं, जैसे कि इस फिगर में मैं आपको दिखा रही हूँ मॉस्क्यूटो, ये क्या करता है, बॉडी के ऊपर से ही न्यूट्रिशन को लेता है. तो दिस इज़ कॉल्ड एज एक्सो पैरासाइट. या इसके अलावा इसका एक और एग्जाम्पल है, दैट इज़ टिक्स ऑन डॉग्स. सिमिलरली एंडो पैरासाइट्स क्या करते हैं, बॉडी के अंदर जाते हैं. यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है हेलमिंथा, आर्थ्रोपोड एंड प्लांट पैरासाइट्स. तो हेलमिंथस में एक राउंडवर्म्स आते हैं और राउंडवर्म्स क्या करते हैं, चिल्ड्रन की बॉडी में जाकर उनकी इंटेस्टाइन से फूड को एब्जॉर्ब करते हैं हुक्स एंड सक्कर्स की हेल्प से. तो वो एग्जाम्पल हो गए एंडो पैरासाइट्स के. सो दीज आर दी सेपरोट्रॉफिक एंड पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इसके बाद आते हैं फोटोसिंथेसिस का एक रिएक्शन. फोटोसिंथेसिस जो है, इट इज़ अ वेरी बेसिक प्रोसेस, ऑल ऑफ यू हैव स्टडीड, कि कोई भी लीफ जो है उसके अंदर क्लोरोफिल होता है जो लाइट एनर्जी को ट्रैप करके फूड बनाती है. सन जो है इस एनर्जी को लेता है, वाटर को लेता है और क्लोरोफिल की हेल्प से वो
कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेता है और क्लोरोफिल की हेल्प से वो स्टार्च बनाता है जो कि प्लांट का फूड मटेरियल है और वो प्लांट में स्टोर हो जाता है। और इसी वजह से, इस स्टार्च की वजह से ही प्लांट की जो लीफ है वो आयोडीन को डार्क ब्लू कर पाती है। हम आगे एक एक्सपेरिमेंट भी करेंगे जिसमें हम यही दिखाएंगे कि आयोडीन कैसे हेल्प करता है। नेक्स्ट टॉपिक, अब इसी के इवेंट्स क्या हैं? समटाइम्स इट इज़ आस्क्ड, एक्चुअली दिस स्लाइड इज़ द लाइफ प्रोसेस विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर 9th class students, 10th class students as well as +1 class students, because these events are very important in photosynthesis in class +1 and 9th also, 10th also. So basically this is the chapter of class 10th, but it has been elaborated by me in order to help those who are in +1 also. So absorption of sunlight energy by chlorophyll. अगर आपसे कोई इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस पूछता है, विच इज़ मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन इन क्लास 10, तो आप सबसे पहले कहेंगे कि सनलाइट एब्जॉर्ब होती है, वाटर एब्जॉर्ब्ड होता है बाय क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये सारा कुछ मिलकर कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है। अब what is a portion in a plant that helps in doing something else except this absorption? अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की बात करें, विच इज़ द प्रोमिनेंट टास्क ऑफ द लीव्स टू एक्सचेंज द गैसेस, इट इज़ नॉट डन बाय एक्चुअली द लीव्स। लीव्स हैज़ अ वेरी टाइनी पोर लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं, जो बेसिकली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज में ही इन्वॉल्व होती है। इन्हीं स्टोमेटा से वाटर भी लूज़ होता है, जिसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ट्रांसपिरेशन एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें वाटर वेपर्स लीव्स की सरफेस से लूज़ होते हैं और फ्लो ऑफ वाटर में हेल्प करते हैं। क्लोरोप्लास्ट एक पिगमेंट है ग्रीन कलर का। क्लोरोप्लास्ट एक सेल है प्लांट की लीफ के अंदर जिसके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, विच इज़ कॉल्ड क्लोरोफिल। वैसे ये 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, इन्हें हम प्लास्टिड्स कहते हैं, और प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है, तो उसी की एक टाइप क्लोरोप्लास्ट है जिसमें एक पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, और जो कि फोटोसिंथेसिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Next important topic that comes to your mind straight is how do the plants obtain water for photosynthesis? Actually हम plants की रूट में पानी देते हैं, तो वो पानी जो है वो पूरी लीव्स में कैसे चला जाता है उसका हम फिनोमेना पढ़ेंगे। The plants obtain water for photosynthesis कैसे? नंबर 1, वाटर जो प्लांट्स को चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस से, वो उसकी रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस का मतलब है कि एक सेमी परमिएबल की मेम्ब्रेन की हेल्प से हम जहाँ पर वाटर की ज़्यादा कंसंट्रेशन है वहाँ से पानी को लोअर कंसंट्रेशन की तरफ लेके जाएं। तो प्लांट्स की रूट्स इसमें हेल्प करती हैं, और ऑस्मोसिस की प्रोसेस से सॉइल से प्लांट की रूट्स के अंदर वाटर आ जाता है। अब वाटर जो रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं वो जाइलम के थ्रू लीव्स तक पहुंच जाती हैं, और जब वो फोटोसिंथेटिक सेल्स तक पहुंच जाता है, प्लांट्स को रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन या मैग्नीशियम उनकी बॉडी बनाने के लिए। प्लांट्स ये सारे मटेरियल सॉइल में से लेते हैं, और नाइट्रोजन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एसेंशियल कंपोनेंट है जो प्लांट्स को प्रोटीन्स या फिर अदर कंपाउंड्स बनाने के लिए यूज़ होता है। अब फोटोसिंथेसिस की साइट कौन सी है? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन अ सेल ऑफ लीफ, इसे हम क्लोरोप्लास्ट ही कहते हैं, जिसमें एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जो कि मैं अभी बता चुकी हूँ। क्लोरोप्लास्ट मेनली फोटोसिंथेटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। अगर आपको कोई पूछे कि लीफ की कौन से सेल्स के अंदर फोटोसिंथेटिक सेल्स होते हैं, तो यू विल simply say that these are mesophyll cells, and these cells contain more chlorophyll than other plant cells. Now there is an experiment to show this, but I will experiment to show necessity of sunlight for photosynthesis. अब plants के लिए photosynthesis के लिए sunlight is very very much essential। क्यों? एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू इस चीज़ को समझाते हैं। अभी भी मैंने आपको बताया that the final product is starch, और starch जो है वो आयोडीन को क्या कर देता है, उसका कलर चेंज कर सकता है। सो हमने एक पॉटेड प्लांट लिया जिसमें ग्रीन लीव्स है, और उसको डार्क प्लेस में रख दिया 3 to 4 डेज़ के लिए, ताकि उसकी लीव्स में से स्टार्च सारा चला जाए, क्योंकि प्लांट जब लाइट की प्रेजेंस में होता है तभी वो स्टार्च बनाता है अपना स्टोर्ड मटेरियल, जो कि उसको रिजर्व फूड मटेरियल है। अब हमने एक एल्यूमिनियम फॉयल लेना है, थिन स्ट्रिप, और सेंटर ऑफ द लीफ में उसको बांध देना है ताकि उस पोर्शन पर सनलाइट ना पड़े, दैट इज़ द कवर्ड पार्ट ऑफ द लीफ। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लीफ को हम अनकवर्ड रखेंगे और उसे सनलाइट में रख देंगे। अब इस प्लांट को हमने 3 to 4 आवर्स के लिए सनशाइन में रखना है। उसमें से एक पार्शली कवर लीफ को प्लग करना है और रिमूव इट्स एल्यूमिनियम फॉयल उतार देना है। रिमूव इट्स ग्रीन कलर क्लोरोफिल बाय बॉइलिंग द लीफ इन अल्कोहल। जब हमने ये ग्रीन कलर की क्लोरोफिल को रिमूव कर दिया लीफ को बॉयल करके अल्कोहल में, और विद द हेल्प ऑफ वाटर बाथ का मतलब होता है एक आपने नीचे बर्तन लेना है, वाटर बाथ एक लैब में मिलता है,
डोंगे की तरह होता है वो एक तरह से, उसमें हमने वाटर रखना है और उसके अंदर हमने एक बीकर के अंदर अल्कोहल रखनी है और बीकर में अल्कोहल के अंदर हमने लीफ डालकर उसे बॉईल करना है। इसे वाटर बाथ इसलिए भी कहते हैं बिकॉज अगर हम अल्कोहल को डायरेक्टली हीट करते हैं तो वो इट अल्टीमेटली कैचेस फायर बिकॉज इट इज़ हाईली फ्लेमेबल। इसके बाद उसको बॉईल करने के बाद अल्कोहल में हम डीकलराइज लीफ को वॉश करेंगे ताकि कोई भी क्लोरोफिल जो उसमें स्टिक हो रहा है वो उतर जाए। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता लगा कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए सनलाइट इज़ वेरी मच असेंशियल बिकॉज विदाउट सनलाइट कोई भी स्टार्च नहीं बनेगा और हमने स्टार्च उतारने के लिए ही लीफ को अल्कोहल में बॉईल किया था। तो दिस एक्सपेरिमेंट शोज़ द नेसेसिटी ऑफ सनलाइट फॉर द फोटोसिंथेसिस। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फोटोसिंथेसिस। ये टॉपिक काफ़ी लेंथी था, मेरी वीडियो बहुत बड़ी ना हो जाए इसलिए आई विल स्टॉप दिस टॉपिक राइट नाउ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। Please share this video to all the class 10 students so that they can learn this chapter because it is very lengthy and interesting also at the same time because it is related to human beings, that is us. So please like and share my video. Thank you.